सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए और रेलवे की एग्जाम्स के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, आप घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वो बड़े जानदार शानदार ग्रुप डी ने पूछे हैं और ग्रुप डी के पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे हम एक एक पेपर को एक एक दिन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे इस कोरोना महामारी में, अपने आप को अपने परिवारजनों को इस बीमारी से बचाते हुए और अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप क्लास को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास जाए और फिर हम लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें और बहुत अच्छे तरीके से अपने अपना जो कंटेंट है उसको मजबूत करते चलें ताकि आगे आने वाली एग्जाम में आपको किसी भी तरह की दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को, क्योंकि बड़ी मेहनत करके क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस कोरोना के दौर में भी, इस पेंडेमिक में भी आपकी क्लासेस बिना रुके मतलब कंटिन्यूअस चल रही हैं। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास में तो फिर भी बातचीत होती रहती है, बट रिकॉर्डेड क्लास है तो हमारे पास बातचीत का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन फर्स्ट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। अब कुछ लोग तो डायरेक्ट रट लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है देखिए, कंसेप्ट एक चीज तो कहता है कि कंसेप्ट एक चीज तो हमें ये बताता है, क्या बताता है देखिएगा। कंसेप्ट तो ये बताता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर के अंदर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो होती है 331 या 332 मीटर पर सेकंड, 331-32 के एवरेज। ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। फिर पढ़ाया जाता है कि ध्वनि का वेग जो होता है, का वेग माध्यम का ताप बढ़ने पर बढ़ता है। माध्यम का जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ध्वनि का वेग माध्यम का ताप बढ़ने पर बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ता है ये बताता हूं। यानी बढ़ता है प्लस, कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। यानी कि अगर ध्वनि के वेग में आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करोगे तापमान में, तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करोगे तो कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा बताइए? 1 मीटर पर सेकेंड। भाई 61 दूना, सॉरी 61 दूना क्या होता है? 122 होता है, तो 1.22 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरह जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपने बढ़ाया तो कितना बढ़ गया होगा टेम्परेचर बताइए? 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.61 से। तो 25 से कम 25, 5 हासिल की कितनी लगी? 2। 25 छक्की 150 और 2 कितने हो गए बताइए? 152 हुआ, 152.5। तो 152.5 ये हम लोग प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाए, देखिएगा जब आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ क्या डेटा आने वाला है। सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? 25 एकम 25 का 5 हासिल की 2, 25 छिक्की 150 और 2 हो गए 152। ये ठीक है, लेकिन पॉइंट कितना छोड़ के लगेगा? 2 छोड़ के। मतलब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 15.25 मीटर पर सेकंड की वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब पहले कितना था? 331 था, उसमें कितना बढ़ गया? 15.25। तो बताइए कितना हो गया?
लगभग हो गया 346 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग 346 मीटर पर सेकंड। ये तो है कंसेप्ट, बाकी आप डायरेक्ट याद भी रखें डेटा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 346 मीटर पर सेकंड। ये आप याद भी रखिए क्योंकि एक टेबल आपको याद करवाई है और वो टेबल से क्वेश्चन ग्रुप डी ने बहुत बार पूछे हैं। एल्यूमिनियम में पूछा है, निकल में पूछा है, आयरन में पूछा है, हाइड्रोजन गैस में पूछ लिया है, हीलियम में पूछ लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के अंदर पूछ लिया है, वाटर में पूछ लिया, समुद्री जल और साधारण जल में पूछ लिया है। तो एक टेबल है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको जानकारी कंसेप्ट आपको पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिश्र धातु में टिन होता है? कौन सी मिश्र धातु के अंदर टिन पाया जाता है? अलॉयज, विच अलॉयज कंटेंट टिन? ऑप्शन आपके पास है सोल्डर, ऑप्शन है आपके पास पीतल, ऑप्शन है आपके पास स्टील, ऑप्शन है आपके पास एल्यूमिल। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा आप, जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए, सोल्डर, सोल्डर होता है, टांका बोलते हैं इसको। कब काम में लिया जाता है? जब जो हम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो विद्युत उपकरण होते हैं, उनमें जब वायर वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाती है, बीच में से कट पड़ जाती है, तो उनको वापस से रिकनेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? टांका लगाया जाता है ना। वायरिंग को जोड़ने के लिए टांका लगाते हैं। तो सोल्डर के अंदर क्या होता है? लेड होता है और टिन होता है, ठीक है। तो उत्तर तो यही बन गया कि टिन किसके अंदर होगा? लेड और टिन किसके अंदर होता है? सोल्डर के अंदर होता है। और यही लेड और टिन किस में होता है? यही लेड और टिन आपके फ्यूज में भी होता है, ठीक है। पीतल, पीतल Cu+Zn, कॉपर और जिंक से बनता है पीतल। स्टील, स्टील में आयरन और कार्बन, ये तो कंफर्म होंगे। इसके अलावा क्रोमियम हो सकता है, निकल हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है। मतलब स्टील में आयरन और कार्बन तो हैं कंपलसरी कंपोनेंट, अनिवार्य घटक है आयरन और कार्बन। यानी अगर स्टील कहीं पर है तो वहां पर आयरन और कार्बन तो होगा ही। अब स्टील के अलग अलग टाइप है, तो उन टाइप के आधार पर अदर जो दूसरी धातु है वो इनमें से कोई भी हो सकती है। क्लियर? स्टील को आप क्या कहते हैं हिंदी में? इस्पात कहते हैं। एक धातु एल्यूमिल, दोस्तों इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर निकल, इसके अंदर एल्यूमिनियम, इसके अंदर मैग्नीज और इसके अंदर कुछ मात्रा में सिलिकॉन। मेन निकल है लगभग 95%। क्लियर? तो ये एल्यूमेल है, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मिश्र धातु जिसमें टिन पाया जाए, तो ऑप्शन में आपके पास क्या करेक्ट बन गया है? सोल्डर आपका करेक्ट आंसर बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें से किस प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लीड्स टू ग्रेटर डायवर्सिटी? ऑप्शन में है असेक्सुअल, रीजनरेशन, सेक्सुअल, द्विविखंडन। द्विविखंडन का एक नाम और आता है बाइनरी फ्यूजन। अब है जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं, दो लिंगों की आवश्यकता नहीं, यानी ऐसा जनन जिसमें जिसमें मेल और फीमेल की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जिसमें पेरेंट दो नहीं होते, पेरेंट एक ही होता है। उसको मेल फीमेल कुछ भी कह दीजिए, वो आपकी इच्छा है। मतलब मेल और फीमेल जैसा कोई विभेदन नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है और द्विविखंडन भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। क्लियर? तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं मैं बता देता हूं आपको। मुकुलन, और आपके जेम्यूल, जेम्यूल विधि तो स्पंज में होती है, ठीक है। रीजनरेशन, री को आप कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है। इसी तरह द्विविखंडन, रीजन होती है खंडन। तो ये अलैंगिक जनन की क्या है बताइए? अलैंगिक जनन की विधियां हैं, ठीक है। दीज आर सम मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आपको दिख नहीं पा रहा होगा स्लाइड पे, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कहीं पे, 1 सेकेंड। जनन की विधियां,
हाइड्रा में होता है म्यूल विधि और आपके लैंगिक जनन की विधियां हैं, ठीक है, और कायिक जनन भी इसी में आता है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विविधता वेरिएशन। तो दोस्तों जब आप लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की डिफरेंसेस पढ़ेंगे, जब मेरी पहली क्लास पढ़ेंगे जनन को लेकर, तो वहां पर आप ये सबसे पहले सीखेंगे लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन के अंदर दो लिंग होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। क्लियर, ये दोनों लिंगों की दो सेल्स होती हैं जो आपस में क्या करती हैं, फ्यूज होती हैं, है ना। इनके भी अंदर निषेचन होता है, निषेचन के दौरान लक्षणों का आदान प्रदान होता है और वेरिएशन आते हैं। क्लियर, विभिन्नताएं आती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वेरिएशन या विभिन्नताएं किस जनन के द्वारा आती है। तो किस जनन के द्वारा आती हैं दोस्तों, लैंगिक जनन के द्वारा आती हैं। और लैंगिक जनन ही होता है जो आपको क्या करता है, नई जाति की उत्पत्ति की ओर ले जाता है। यानी अलैंगिक जनन से नई जाति का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होता है और उसी की बॉडी से दूसरा जो संतान है वो बन जाती है। और खास बात और है, अलैंगिक जनन से बनी हुई जो संतान होती है वो एकदम अपने माता पिता, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है। माता पिता तो छोड़िए, इनके अंदर तो पेरेंट एक ही होता है। क्लियर, तो ये उसके आइडेंटिकल होती है, यानी एकदम अपने पेरेंट के समान होती है। तो वेरिएशन ही नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एट द टाइम ऑफ नॉइस ट्रांसमिशन इन कॉल्ड। नॉइस ट्रांसमिशन ना कहकर इसको अगर हम साउंड ट्रांसमिशन कहेंगे तो इट विल बी मोर बेटर। आपको पता है दोस्तों ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग कैसे बहती है बताइए, अनुदैर्ध्य तरंग ऐसे बहती है, देखिए ये क्या हो गए, जब जब कण दूर दूर, जब कंपन बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं विरलन, विरलन। और जब कंपन एकदम पास पास होने लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, संपीड़न। फिर कंपन दूर दूर होने लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, विरलन। फिर कंपन एकदम वाइब्रेशन एकदम छोटा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, संपीड़न। फिर क्या होता है, विरलन। तो मतलब ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग किसके द्वारा प्रभावित होती है, संपीड़न, संपीड़न और विरलन। संपीड़न में क्या होता है, संपीड़न में जो वाइब्रेशन है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और विरलन में उस वाइब्रेशन की डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे स्प्रिंग की तरह, ठीक है, स्प्रिंग एकदम दब जाए तो वो क्या हो जाएगा, संपीड़न, और फिर स्प्रिंग फैल जाए तो वो क्या हो जाएगा, विरलन। ठीक है, तो ज्यादा डेंसिटी आप कहाँ देख पा रहे होंगे, ज्यादा डेंसिटी आप ये देख रहे, घनत्व ज्यादा कहाँ है, घनत्व ज्यादा यहाँ है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, संपीड़न। अगर घनत्व कम पूछता तो आप क्या कह देते, आप इसको विरलन कह देते, तो ये उसका आंसर बन जाता। तो हाई डेंसिटी का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, संपीड़न कहेंगे। ओके बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बट मतलब जो चीजें आपने पढ़ रखी है वहीं से है, बट लॉजिकल है। क्वेश्चन है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बताइए। 2 ampere electric charge is kept at a resistance of 5 ohm. The amount of charge flowing in 1 minute from the resistance will be। देखिए किसी भी, देखिए आवेश की मात्रा किस फॉर्मूले से निकलती है, Q बराबर I इंटू टी। आवेश का फॉर्मूला किससे निकलेगा, Q बराबर I इंटू टी। सिंपल, आवेश बराबर धारा गुना समय। आपको क्या चाहिए, आपको धारा चाहिए, धारा कितनी दी हुई है, 2 एम्पियर। और टाइम, अब खास बात यह है कि टाइम आपको 1 मिनट दिया हुआ है, इस मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, 60 सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज आपका उत्तर एक सेकंड में 2 कूलाम आ जाएगा, जो गलत है। 60 से मल्टीप्लाई करोगे 120 कूलाम। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है यहाँ, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये वाला ही। कुछ लोग सोचते हैं सर इसकी भी तो कोई मतलब होगा, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, सब बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। ठीक है, क्यू बराबर आई टी होता है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, 2 एम्पियर का करंट है। ठीक है, तो 2 एम्पियर का करंट वो रेगुलर बह रहा है, रेगुलर बह रहा है, तो आप क्या निकालेंगे उससे, प्रवाहित आवेश, क्यू बराबर आई टी। आई आपको दे रखा है, टी आपको दे रखा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए और डायरेक्ट आंसर अप्लाई कीजिए। तो 120 कूलाम आंसर है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो 2 कूलाम आंसर आप लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में सीखने की बात यही है।
अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक? बहुत ही बेसिक आंसर है ये, और इसका उत्तर आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको सबको पता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, जो हमारा आमाशय रस या जठर रस है, ठीक है, उसमें आप बताएंगे कि उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl ही पाया जाता है। और ये HCl क्या करता है? ये HCl माइक्रोब्स को, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या करता है? माइक्रोब्स को नष्ट करने का काम करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन जो है वो 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या है? इफ अ कार यूजेस 2000 जूल ऑफ एनर्जी एंड इट्स आउटपुट इज 500 जूल, द एफिशिएंसी ऑफ कार। दोस्तों, दक्षता, दक्षता का मतलब होता है कौन अपने काम में कितना कुशल है। समझ रहे हो बात को? यानी कि किसी आदमी को 100 रुपए का काम करने के लिए बोलते हैं और वो 100 रुपए का ही करके दे देता है, मतलब उसकी दक्षता 100% है। क्लियर? अब आदमी को आपने इनपुट दिया 2000 और उसने आउटपुट दिया आपको 500, बताइए कितने परसेंट आउटपुट दिया? 40%। तो उसकी दक्षता कितनी है बताइए? उसकी दक्षता 40% ही है। तो समझ गए बात को? दक्षता सिंपल सा है। दक्षता को निकालने का दूसरा तरीका भी है, दक्षता को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, आउटपुट इनपुट अपॉन इनपुट। नहीं नहीं, हम लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। 40% हम लोगों ने मतलब एक बहुत ही भद्दी कैलकुलेशन कर दी है। चलिए तो सॉल्व करेंगे दोबारा से, है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ठीक है। आउटपुट आपका 500, इनपुट आपका 2000, और 100 जो है से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए? 25%। भाई हम लोगों ने कैलकुलेशन में बड़ी देखो गलती कर दी। 2000 है, 2000 का 500 कितने परसेंट होता है? 2000 आपका इनपुट है, क्लियर। 2000 रुपये आपने इसको दिए और ये 500 कमा कर लाया, क्लियर। तो कितने परसेंट दक्षता है बताइए? इसकी दक्षता 25% है। भाई 40 हमने ऐसे ही, समझ में नहीं आया 40 कैसे लगा दिया, मतलब जल्दी जल्दी में, है ना। ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो 25% आपकी एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि 2000 का 500 कितने प्रतिशत होता है? 25% होता है। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला भी है दक्षता को निकालने का, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ठीक है। 25%, 2000 जूल एनर्जी ली, लेकिन उत्पादन 500 जूल का किया। तो मतलब जो ली उसके कंपैरिजन में कितना उत्पादन किया? 25%। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट कार। ओके। निम्नलिखित में से गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जी की वैल्यू किसने दी? तो जी की वैल्यू दी थी बच्चों हेनरी कैवेंडिश ने। F is proportional to m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses and directly proportional to the multiplication of masses and reversely proportional to the square of distance between the masses, ठीक है। दो द्रव्यमान है, क्लियर, m1 m2 ये, ओके, और इनके बीच की दूरी r है। तो इनके बीच की ग्रेविटेशन फोर्स को निकालने का ये न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था। अब दोस्तों क्या था, इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या किया गया? ये जो चिन्ह था प्रोपोर्शनल का, इसको हटाने के लिए क्या किया गया देखिएगा। इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लगा दिया गया, ये कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको जी की वैल्यू चाहिए, तो जी की वैल्यू कैसे आएगी देखिए, एफ को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और m2 को उसके नीचे ले गए। बताइए सॉल्व हुआ? अब देखिए इसका यूनिट निकालेंगे, बनाएंगे हम यूनिट। बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है? दूरी। आर का स्क्वायर है तो बताइए क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? द्रव्यमान। दो द्रव्यमान है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो बनी क्या वैल्यू? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करेक्ट।
टी की वैल्यू ध्यान रखिएगा, निकालना भी सिखाया मैंने, इसकी डायमेंशन निकालने का भी काम करेंगे। देखिए न्यूटन, बताइए इसकी डायमेंशन m1 L1 T-2, क्लियर। मीटर, बताइए इसकी डायमेंशन L2, ओके। और किलोग्राम, इसकी डायमेंशन M2। एम ऊपर गया क्या आएगा m-1, भाई दो है नीचे, ये ऊपर जाके माइनस के हो गए, इनमें से एक गया -1। L कितने हो गए 3, m-1 L3 T-2। अगर इसका कोई विमीय सूत्र पूछ ले तो ये भी आपके पास आंसर अब देने को है, ठीक है। ओके बढ़ते हैं। यह का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसके साथ क्या होगा। धनात्मक कार्य का मतलब है पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य का मतलब ही होता है निकाय पर कार्य किया जाना। और जब ये देखिए सिस्टम है और इस सिस्टम पर क्या किया जा रहा है, बताइए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो बताइए सिस्टम पर अगर वर्क हो रहा है तो वर्क किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, और एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो बताइए सिस्टम की एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर किसी सिस्टम पर लगातार काम होगा, अगर किसी सिस्टम पर लगातार वर्क होगा तो वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य राशियां हैं, ठीक है। ओके, तो जब कार्य और ऊर्जा समतुल्य राशियां, निकाय पर लगातार कार्य हो रहा है, लगातार वर्क हो रहा है, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, ये काफी बार रिपीट हुआ है इसी सीरीज के अंदर, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु विच इज द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आपको बोला था कि दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तत्व दो हैं। अब इन तत्वों में से एक तो है मेटल और एक है नॉन मेटल। जो मेटल है वो तो है मरकरी, और जो नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन। काफी बार बता चुका हूं। तो नॉन मेटल ही पूछ रहा है आपसे, नॉन मेटल पूछ रहा है तो बच्चों ब्रोमीन आपका बिल्कुल बेझिझक धड़ल्ले से आप उत्तर कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आप कार्बन टॉपिक पढ़ेंगे मेरा, कार्बन धातु पढ़ेंगे, कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन में सबसे पहला ही मैं अंतर CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का अंतर करवाता हूँ, वहां पढ़ाता हूँ कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, का आप अपूर्ण दहन करवाएंगे, अपूर्ण दहन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर आप पूर्ण दहन कर देंगे तो डाइऑक्साइड बनेगी। पूर्ण देंगे तो कौन सी गैस बनेगी, वाहनों के धुएं में CO ज्यादा होती है, सिगरेट के धुएं में या किसी भी वस्तु को जलाओगे CO ज्यादा होती है, CO2 कम होती है। क्यों, क्योंकि अपूर्ण दहन जब तक होता रहता है जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा दहन तब जाके CO2 निकलना स्टार्ट होगी। तो कंप्लीट दहन में याद रखिएगा CO2 विद वाटर, है ना। जबकि किसी आप हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 विद वाटर। क्योंकि दहन दहन वही समस्या है जैसे श्वसन है, श्वसन भी एक प्रकार की दहन ही अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को क्या करवाया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, क्लियर। तो जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बनता है, CO2 और H2O। तो श्वसन भी एक प्रकार का दहन है। जब दहन पूरा हो जाता है तो क्या बनता है, CO2 विद वाटर बनता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पादप ऊतकों से क्वेश्चन बहुत पूछे हैं ग्रुप डी ने, और पिछले हमने 5 से 6 7 सेशन हमारे हो चुके, एक सिंगल सेशन ऐसा नहीं था जिसमें प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन नहीं है बच्चों। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को बोला जाता है दृढ़ोतक, और दृढ़ोतक वे ऊतक हैं जिनमें, जो कि सरल स्थायी ऊतकों में से एक है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मृदूतक पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक और ऊतक, क्लियर। फिर जटिल जो स्थायी ऊतक थे वो जाइलम और फ्लोएम 2 टाइप के थे, ठीक है। तो दृढ़ोतक जो होते हैं ये सबसे मजबूत होते हैं, क्लियर। क्यों मजबूत होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में किसका जमाव होता है, लिग्निन का। उठाकर देख लेना मेरे क्लासरूम नोट से, लिग्निन आपको मिलेगा, लिग्निन का जमाव होता है। और नारियल का छिलका, याद रखिएगा आपसे पूछा जाए नारियल का छिलका कौन से ऊतकों का बना होता है, तो दृढ़ोतक का ही बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सभी रज्जु की कॉर्डेट्स।
अब ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जंतुओं का जब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में दो ग्रुप्स में बांटते हैं, नॉन कॉर्डेटा रज्जुकी और नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा दूसरा था कॉर्डेटा, रज्जुकी अरज्जुकी। वो थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड का मतलब है पृष्ठ रज्जु, शरीर के पीछे के भाग में रज्जु के जैसी संरचना, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है ऐसे। इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती, और कॉर्डेटा जो होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। बेसिक डिफरेंस था। बात करते हैं ऑप्शन कॉर्डेटा के बारे में कि ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब ये देह गुह्य होते हैं, यानी इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। बच्चों क्लासिफिकेशन जब पढ़ाता हूं तो सबसे पहला जो क्लास मेरी होती है वो इसी पर होती है, वर्गीकरण के आधार। तो देह गुहा के आधार पर वर्गीकरण के 3 प्रकार पढ़ाए थे, कूट गुह्य, अगुह्य और देह गुह्य। असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। असीलोमेट होते हैं जिनमें देह गुहा नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है। देह गुहा क्या होती है? मतलब आहार नाल और शरीर की दीवार के बीच, मतलब भोजन भित्ति और देह भित्ति के बीच का गैप, उसको बोलते हैं क्या? सीलोम, देह गुहा। तो देह गुहा नहीं होती उनको बोलते हैं अगुह्य। जिनके अंदर देह गुहा में बीच बीच में पाउच बिखरे रहते हैं मीजोडर्म के, उनको बोला जाता है स्यूडोसीलोमेट, कूट गुह्य। और जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है उनको बोलते हैं देह गुह्य, सीलोमेट। तो याद रखिएगा, कॉर्डेटा जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं तो इनके अंदर सीलोम पाया जाता है। आप मेरी वो क्लास देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। डिप्लोब्लास्टिक दोस्तों, डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें मीजोडर्म नहीं होता, यानी जिनके अंदर केवल 2 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म। जिनके केवल 2 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जनन स्तर होता है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म। परंतु जिनके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म नहीं होता, उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि कॉर्डेटा जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर 3 जनन स्तर होते हैं, अतः इनको डिप्लोब्लास्टिक नहीं, इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक। कॉर्डेटा के बारे में स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कॉर्डेटा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म भी पाया जाता है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोरकी। जबकि जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, उनको बोलते हैं द्विकोरकी। और नॉन कॉर्डेटा भी सारे डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, उनके अंदर भी कुछ के अंदर 3 जनन स्तर पाए जाने लगे थे, तो वो त्रिकोरकी हो गए थे। इसका मतलब ले देकर बात है, आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। किसके बारे में? कॉर्डेटा के बारे में, कि कॉर्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत है। क्लियर? इसीलिए यही अपना क्या बन गया? उत्तर। फिर भी आगे पढ़ लेता हूं मैं कि कॉर्डेटा के अंदर मेरुदंड होता है। बिल्कुल, ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे। कॉर्ड का मतलब प्रॉपर नहीं तो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जैसी संरचना होती है। और इनके अंदर डोर्सल नर्वस सिस्टम यानी पृष्ठीय नाल तंत्र पाई जाती है। डोर्सल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि इनके अंदर जो पृष्ठ रज्जु है, जो कॉर्डेट है, मतलब जो नोटोकॉर्ड है, जो पृष्ठ रज्जु है, जो शरीर के पिछले भाग में से जो रीढ़ की हड्डी निकल रही है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर से ही मेरु रज्जु भी निकल रही है, उसको बोलते हैं पृष्ठीय तंत्रिका नाल, जो कि बॉडी को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। तो ये सब कुछ गुण कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। और कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा का अंतर भी मैंने आपको करवाया है, जब मैंने वर्गीकरण पढ़ाया है, तो वहां पर जो टेबल बनाई हुई है वहां पे आपको सारे अंतर मिल जाएंगे। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? दोस्तों तत्व के फॉर्मूले होते हैं, तत्व वो नहीं होगा जिसका कोई आपका क्या आ जाएगा, तत्व का सिंबल होता है। क्लियर? तो कॉपर एक सिंबल है Cu, ऑक्सीजन सिंबल है O, हीलियम सिंबल है He। लेकिन दोस्तों पानी क्या है? फॉर्मूला देखिए, वाटर। ये तो ये क्या बन गया? इसको आप या तो कहोगे मॉलिक्यूल, या तो इसको अणु कहोगे, या इसको कंपाउंड कहोगे। क्यों? क्योंकि यौगिक और अणु उनका ही क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बता रखा है मैंने बहुत क्लियरली। क्वेश्चन नेक्स्ट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा था? ये थोड़ा सा ये कुछ मिस्टेक है। तो इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज थे ये वाले,
पेन टैब भी बड़ा अजीब तरीके से काम करते हैं। देखिए एक तो होते हैं ये वाले, होते हैं ये वाले, तो देखिए तो आते हैं जो टॉप टू बॉटम आते हैं, जो बॉटम आते हैं इनके लिए हम क्या कहते हैं, इनके लिए हम समूह भी कहते हैं और इनको वर्ग भी कहते हैं। तो ये जाते हैं लेफ्ट टू राइट, बल होते हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियड, आवर्त। बच्चों आप, ठीक है, क्लियर? तो समूह या वर्ग और तिरछी रेखाओं को, क्षैतिज रेखाओं को आवर्त। इनमें से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? दोस्तों विद्युत के तापीय प्रभाव क्या थे कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो तार गर्म हो जाएगा, है ना, ये सिस्टम था धारा का, हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है तो वो यही काम करता है। टोस्टर क्या करता है, जो टोस्ट ब्रेड वगैरह होती है उनको अच्छे से क्या कर देता है, उनको अच्छे से पका देता है। तो टोस्टर में ही होता है, आप बिजली में लगा देते हो उसको, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हो और वो ब्रेड वगैरह को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है, प्रेस में बिल्कुल नाइक्रोम की कुंडली होती है, और जैसे आप धारा प्रवाहित करते हैं वो नाइक्रोम की कॉइल गर्म हो जाती है और वो कपड़ों को अच्छे से क्या करती है, प्रेस करती है। इलेक्ट्रिक केटल में भी यही होता है, नाइक्रोम की कुंडली है, जैसे आप उसको बिजली के स्विच से जोड़ के उसको गर्म करेंगे वो कॉइल गर्म हो जाएगी और केटली के अंदर चाय दूध जो भी है वो गर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिक घंटी, ये बच्चों धारा के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ना कि हीटिंग इफेक्ट पर। इलेक्ट्रिक घंटी क्या होती है, बेल है ना। तो डोर बेल के अंदर जैसे कोई दबाएगा बिजली के स्विच को तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक करंट में बदलेगी, और जो मैग्नेट है, क्लियर, वो आपका अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, वो मेटल से बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा तो क्या होगी बताइए, घंटी बजेगी। तो इलेक्ट्रिक घंटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। ओके बच्चों, विद्युत घंटी है ना, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ओके, उसके अंदर क्या होता है, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। विद्युत ऊर्जा क्या है यार, कितनी बार ये टाइप के फॉर्मूले पूछे जाएंगे बताओ, है? ये बहुत पूछा है ना। ये आपके गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके कार्य, बल और विस्थापन कार्य, ठीक है। तो ये भी सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिटमस आपको कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों लिटमस सब जानते हैं, बताया भी है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है, एल्गी और फंगस का सहजीवी संबंध है, ठीक है। शैवाल जो होता है वो कवक को भोजन देता है और कवक शैवाल को क्या देता है, सुरक्षा, ठीक है। तो शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन होता है। लाइकेन के बारे में एक बात और बोल देता हूँ, प्रदूषण संकेतक पादप, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, क्लियर, प्रदूषण का संकेत देते हैं, जहां पर पोल्यूशन होता है वहां पर ये उगते नहीं है। तो उत्तर क्या बनेगा बच्चों, लाइकेन। लिटमस आपको कहां से मिलेगा, लाइकेन से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस अवस्था में होता है? इन विच कंडीशन डज द बॉडी अकर ड्यूरिंग फ्री फॉल? दोस्तों फ्री फॉल, ये लाइन पहले भी हमने पढ़ी है। फ्री फॉल वो होता है जब वस्तु जी से गिर रही हो, गुरुत्वीय त्वरण से, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब वस्तु जी से गिर रही है, क्लियर, तो वस्तु का वेट किधर आ रहा है बताइए, नीचे की तरफ आ रहा है एम जी, ठीक है। और जब वो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है एम जी से, क्लियर, तो उसका जो प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर की तरफ होगा, वो भी कितना होगा, एम जी। क्यों? क्योंकि दो फोर्स हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं। तो ये एम जी बराबर, बताइए तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताइए उसको क्या बोलते हैं, भारहीनता। क्या बोलते हैं, भारहीनता। तो मुक्त पतन जब भी हो रहा हो, फ्री फॉल जब भी हो रहा हो, ठीक है, तो मुक्त रूप से जब पिंड गिरता है, फ्री फॉल हो रहा होता है, तो पिंड किस स्थिति में होता है, तो भारहीनता की स्थिति में होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी वेट नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। उपग्रह के अंदर हुआ, ठीक है, कोई लिफ्ट है उसकी डोरी टूट जाती है तो उसके अंदर भी यही होता है, उसको बोलते हैं भारहीनता, ठीक है बच्चों। भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाएं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द जर्म सेल्स दैट स्टोर फूड फॉर द फीटस आर कॉल्ड। भ्रूण किस किस से बन रहा है, एक तो ओवम है आपके पास, अंडाणु, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है, अंडाणु क्या है, फीमेल गैमेट है, अंडाणु
मादा युग्मक है आपका। दूसरा स्पर्म, शुक्राणु नर युग्मक। अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी हो तो आपने एक चीज सीखी होगी कि जब अंडाणु के पास में शुक्राणु आता है तो शुक्राणु कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे शुक्राणु का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर रॉकेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एकदम रॉकेटिक स्ट्रक्चर होती है प्रॉपरली। थोड़ा शुक्राणु का न्यूक्लियस होता है, यह अंडाणु का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में एंटर होगा तो इसका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, बाकी शुक्राणु की पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी। मतलब शुक्राणु का कौन सा पार्ट काम में आता है? ओनली न्यूक्लियस। अंडाणु की पूरी बॉडी काम आती है, होल बॉडी। अंडाणु की पूरी बॉडी काम आती है, क्योंकि भ्रूण के लिए सारा पोषण किसके अंदर होता है? अंडाणु के अंदर होता है। भ्रूण के लिए जितना भी पोषण है, भ्रूण के लिए जितना भी न्यूट्रिशन है, वो प्राइमरी कंडीशन में किसके पास होता है? अंडाणु के पास ही होता है। तो ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है कि शुरुआत में जो भ्रूण है वो अंडाणु से ही पोषण प्राप्त करता है, या शुरुआत में भ्रूण के लिए जो पोषण है वो अंडाणु के अंदर ही संग्रहित होता है। बाद में जैसे जैसे भ्रूण गर्भाशय में जाता है, यूट्रस में जाता है, तो भ्रूण के चारों तरफ एक तरल पैदा हो जाता है जिसको प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं, और उस अपरा से उसको क्या प्राप्त होता है? फिर न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में जो न्यूट्रिशन है वो ओवम के अंदर, अंडाणु के अंदर या फीमेल गैमेट के अंदर ही स्टोर होता है। पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? हजारों बार क्लास में बच्चों एक बात बताई है, जाइलम फॉर जल और फ्लोएम फॉर फल। 1000 बार ये बात बताई है, जाइलम फॉर जल और फ्लोएम फॉर फल। फल का मतलब क्या हो गया? भोजन। तो बनेगा आपका फूड, सिंपल। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जल का परिवहन, जल जल के साथ ही मिनरल्स जाते हैं, तो जल और मिनरल्स का परिवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? मतलब कि एग्जाम्पल 6C12, 6C13 और 6C14। सिंपल है, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इस तरीके से भी कह सकते हो कि प्रोटॉन, प्रोटॉन तीनों में 6-6 हैं, प्रोटॉन समान है, प्रोटॉन 6। लेकिन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे 12 में से 6 घटाइए 6, 13 में से 6 घटाइए 7, ठीक है। 13 में से 6 घटाइए, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। क्लियर? इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, या फिर द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, क्या कहलाते हैं? बोलिए, आइसोटॉप्स, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉपिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। संभारिक में उल्टा हो जाता है, संभारिक में क्या हो जाता है? नीचे, ठीक है। जैसे 7N16 और 8 ऑक्सीजन 16, नीचे अलग अलग वैल्यू आएगी संभारिक में, और ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है, समझा होगा, भार समान होगा। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये संभारिक की बात बताइए मैंने। हेलोजन तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हेलोजन बोलते हैं, और समावयव वो होते हैं जिनका ऐसे ऐसे एक ही तत्व की ऐसी संरचना है जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है, उन्हें आइसोमर या समावयव कहलाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो 22-23 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए। थोड़ा रैपिड चले हम, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा बातचीत के लिए गुंजाइश नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन बच्चों आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा क्लासेस को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो शेयर कीजिएगा दबाकर। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली इन दिस कोरोना पैंडेमिक। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।